तो ये आम लोगों को ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हजारीबाग से इतने करीब एक समय में यहाँ पर एक ग्लेशियर था। लोगों को लगेगा कि ग्लेशियर तो हिमालय और कहाँ कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर भी ग्लेशियर का अस्तित्व था। आप देखिए ये राउंड राउंड जो सर्कल बना है पूरा अंदर, तो ये क्या उसी का पहले से ही बना हुआ है कि ये हाँ, ये सिर्फ पहले का भी हो सकता है। हाँ। इसलिए कि ग्लेशियर के साथ साथ क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता भी है। हाँ। आपका क्या रिसर्च रहा है इसमें? आप भी तो अब साइंटिस्ट बन गए हैं। मेरा रिसर्च एक्चुअली सर के अंडर में ही मैंने जियो हाइड्रोकेमिकल एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन स्टडीज़ पे मैंने पीएचडी कर रखा है मेरा। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे यूनिक इसलिए है क्योंकि ग्लेशियर से जो है उसका डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलता है और वो अभी तक उसी तरह का इंटैक्ट है जो 350 मिलियन साल पहले हुआ होगा। सामने में ये जो है ये बेडेड शेल का बहुत बढ़िया एक्सपोजर है और आप देख सकते हैं ये कुछ इसका झुकाव है हॉरिजॉन्टल से। हो सकता है कि बहुत लॉन्ग रन में हजारों साल मिलियन साल में ये भी पूरा तरह से कट जाए, लेकिन अभी इसका अस्तित्व बचा हुआ है। ये बिल्कुल वॉल की तरह है स्ट्रक्चर। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं इस शेल में एक फॉल्टिंग है और ग्लेशियर ढूंढने आए हैं हम लोग और ऐसा जगह है जहाँ पे ग्लेशियर मिलता है। दूधी नदी है ये चरी के पास और ढूंढने के लिए हम लोग पूरा जो है क्रॉस करके आए हैं। चरी के जो मेन रोड है हाईवे से कुछ 1-2 किलोमीटर के अंदर। तो चरी से हम लोग जब आएंगे यहाँ पे ये दूधी नदी है, इसके अंदर जब जाएंगे आगे लगभग आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ग्लेशियर डिपॉजिट जो है यहाँ पे था। और देखिए ग्लेशियर ढूंढने आए हैं हम लोग और ऐसा जगह है जहाँ पे ग्लेशियर मिलता है। दूधी नदी है ये चरी के पास और ढूंढने के लिए हम लोग पूरा जो है क्रॉस करके आए हैं। चरी के जो मेन रोड है हाईवे से कुछ 1-2 किलोमीटर के अंदर जाके दूधी नदी पहुँचते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का क्या पूरा वर्ल्ड का ऐतिहासिक जगह है। जो जीएसआई ने इसे टैग भी किया है और ये हेरिटेज जो है इसको माना गया है इसलिए क्योंकि यहाँ ग्लेशियर का डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब पहले यहाँ पे आइसबर्ग ग्लेशियर हुआ होगा। तो इसी रास्ते से, इस तरह का रास्ता है, थोड़ा टफ है टेरेन, लेकिन हम लोग चढ़ के आज पहुँचे हैं और इस पे स्टोरी करने के लिए आए थे। तो चरी से हम लोग जब आएंगे यहाँ पे ये दूधी नदी है, इसके अंदर जब जाएंगे आगे लगभग आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ग्लेशियर डिपॉजिट जो है यहाँ पे था और वो हम लोग देखने के लिए आए थे। इसी रास्ते से हम लोग आएंगे। ये देखिए ये रोड जो है चरही चौक से ही, जैसे चरही चौक से 5 किलोमीटर दूर आएंगे तो एक टर्न होगा, राइट टर्न आपको लेना है। राइट हज़ारीबाग से आ रहे हैं तो राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेके आधा 1 किलोमीटर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे और इसी रास्ते से आप जा सकते हैं और 350 मिलियन पुराना हज़ारीबाग का इतिहास आप देख सकते हैं। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ प्रोफेसर एसके सिन्हा जी हैं और हम लोग ऐसे साइट पे आए हैं जो चरही से कुछ दूर में है और ये साइट पूरे इंडिया में सिर्फ 2-3 जगह पे ही है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी इसको मान्यता मिली है। क्या है ये साइट, इसके बारे में आज हम लोग जानने के लिए आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपका जोहार हज़ारीबाग जो जोहार झारखंड जो चैनल है बहुत प्रमुखता से लोग इसको देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है और आपने आज इसको कवर करने का मन बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्या है तो ये ऐसा क्यों आखिर इसको जियोलॉजी का सबसे बेस्ट साइट क्यों माना जा रहा है? आखिर क्या कारण है और ऐसा ऐसा कितने जगह पे है पूरे देश में? तो ये आम लोगों को ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हज़ारीबाग से इतने करीब एक समय में यहाँ पर एक ग्लेशियर था। लोगों को लगेगा कि ग्लेशियर तो हिमालय और कहाँ कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर भी ग्लेशियर का अस्तित्व था और उसके साक्ष्य हमको मिलते हैं और बहुत अच्छे साक्ष्य, बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह मिलते हैं। तो वो हम लोग देखने आए हैं। अब सवाल है कि कैसे पता लगे कि ये ग्लेशियर द्वारा जमा किया गया है। तो एक जनरल बात है कि पत्थरों का जो जमाव होता है सेडिमेंट्री रॉक के रूप में, वो रिवर भी करता है, नदी भी करता है, ग्लेशियर भी करता है, जिसको हिंदी में हम लोग हिम नदी कहते हैं, और विंड से भी होता है। और रेगिस्तान में जो भी है पत्थर वो सब ज़्यादातर विंड डिपॉजिट है। तो यहाँ पर ये छोटे से एरिया में ये पूरा ग्लेशियल डिपॉजिट यहाँ पर है। तो रिवर से जो जमा होते हैं पत्थर, उसकी एक खासियत होती है कि चूँकि रिवर
अपना एक गति के साथ सभी सेडिमेंट्स जितने रॉक हैं ये हैं छोटे बड़े सभी को अपने साथ लेके चलती है। लेकिन जो बड़े बोल्डर्स हैं उसके लिए अधिक ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी अधिक की ज़रूरत होती है। तो वो जो बड़े पत्थर हैं वो पहले पीछे छूटते चले जाते हैं। तो जहाँ से नदी का उद्गम है वहाँ पर आप पाएंगे कि बड़े बड़े ब्लॉक्स मिलेंगे, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे उद्गम से तो आपको छोटे छोटे कंपैरेटिवली, यानी कि शॉर्टिंग जो है रिवर अपने द्वारा शॉर्टिंग बड़ा अच्छा करता है, जबकि ये बात ग्लेशियर डिपॉजिट में नहीं होता है। इसमें क्या सब कुछ एक साथ चलता है? हाँ, तो चूँकि ग्लेशियर क्या करता है कि जो कुछ भी पत्थर जितने भी तरह के हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हो सकते हैं, छोटे कोबल हो सकते हैं, पेबल हो सकते हैं, सैंड साइज़ के या क्ले साइज़ के, ये सब साइज़ का कैटेगरी है, सभी को अपने साथ सिमेटे हुए है, मतलब वो बर्फ़ के अंदर वो पकड़े गए हैं। ये जो एरिया है वो वैसा हो क्या है, इसमें सब कुछ वो देखने को मिल रहा है? एक साथ आपको बड़े बड़े जो है ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे हैं, उससे छोटे इवन जो क्ले साइज़ के पार्टिकल हैं सब एक जगह जमा हैं और वो पूरा पत्थर के रूप में है। अच्छा, तो ये अभी हम लोग जिस एक्सपोजर पर हैं ये उसी तरह का है। अच्छा, ये सब जो पत्थर है ये ग्लेशियर का डिपॉजिट है। ये ऐसे आम नदी में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आम नदी में इस तरह का। आप देखें तो ये आप देखें ये बड़े से बोल्डर हैं, ये बिल्कुल पूरा कम्पैक्ट है, ये नहीं है कैसा रखा हुआ है। बाहर से लाया कोई नहीं छोटे रखा है। छोटे छोटे ये भी हैं, और भी छोटे आप देखिए ये सब सैंड साइज़ के हैं। ये देखिए बिल्कुल क्ले, ये शेल है, और ये आप देखें ग्रीनिश कलर का शेल है। तो ये इसको तो पहले कहते हैं बोल्डर बेड। ये जो आप देख रहे हैं बोल्डर बेड, और बोल्डर बेड मोस्टली बनता है ग्लेशियर से। अच्छा, और इसके साथ और भी दूसरे जो पत्थर हैं, शेल है, सैंडस्टोन है, ये भी होता है। तो और इसमें मतलब कितने तरह के पत्थर हैं टोटल जो मैं एरिया देख पा रहा हूँ? और यहाँ पे आप जैसे पानी से जो पत्थर कट गया है इस तरह का जो बना है, आप देखिए राउंड राउंड जो सर्कल बना है पूरा अंदर, तो ये क्या उसी का पहले से ही बना हुआ है कि ये हाँ, सिर्फ? ये पहले का भी हो सकता है, इसलिए कि ग्लेशियर के साथ साथ क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता भी है। उस समय जो ग्लेशियर रहा होगा वो पिघलेगा, तो उसको फ्लूवियो ग्लेशियल फ्लो कहते हैं। अच्छा, और वो भी जैसा भी देख रहे हैं नदी, उस तरह से उस समय भी था। मोस्टली ग्लेशियर था, लेकिन उससे निकलने वाली जो धाराएं थी उसको फ्लूवियो ग्लेशियल कहेंगे, और उसका ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो वो पहले का भी हो सकता है, या अभी जो रिवर है, अभी तो कोई यहाँ पर ग्लेशियर नहीं है, अभी रिवर है तो अभी भी कटिंग कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये कितना साल पुराना होगा? यहाँ के जो पत्थर है ऐसे ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह के जो पत्थर है ये कितने साल पुराने होंगे ये सब? तो ये इसका अगर जियोलॉजिकल एज हम लोग कहें तो ये कार्बोनीफेरस कहलाता है। अच्छा, तो कार्बोनीफेरस का अगर हम लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो ये 350-325 के आसपास मिलियन साल। मिलियन? हाँ, 325, 350, 350 मिलियन साल पहले का है ये। और इसके बाद तब जो कोयला जो मिलता है यहाँ, इसके बाद का है। अच्छा, उससे ही पहले है? हाँ, कोल से पहले का ये उसके formation? पहले का ये फॉर्मेशन है। तो इसके बाद ही जो है कोयला वाला जो फॉर्मेशन है वो बना, क्योंकि ग्लेशियल था तो बहुत ठंडा था, उस समय प्लांट्स का ग्रोथ हो नहीं सकता था। तो जब धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा तो ह्यूमिड क्लाइमेट भी आया, तो जो प्लांट्स के ग्रोथ का जो अवसर था वो बढ़ा, और खूब प्लांट्स उस पीरियड में बढ़े हैं, मैंने अपर कार्बोनीफेरस पर्मियन के टाइम। तो इसमें टोटल जो प्लांट्स हो गए ग्रो कर गया, तो टोटल जो रॉक्स है ये इनका जो कैटेगरी है वो कैसे आप लोग डिफाइन करते हैं कि अलग अलग एज का है, या कोई प्रोसेस है इसको ऐसा करने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा तो एक है, इसको गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना सुपर ग्रुप, गोंडवाना सुपर ग्रुप है एक्चुअली। तो गोंडवाना सुपर ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसका 2 डिवीज़न होता है, उतना टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएं। लेकिन जो लोअर गोंडवाना है उसी में कोयला मिलता है। और मैंने आपको बताया कि ये कोल फॉर्मेशन के पहले का ये फॉर्मेशन है। तो गोंडवाना की शुरुआत ही होती है ग्लेशियल कोल्ड क्लाइमेट से, और फिर बाद में चल करके ऊपर आप जैसे हम बताए कि 350, 350, तो और ऊपर थोड़ा आ जाएं, है ना, मान लीजिए 275 साल, तो थोड़ा वार्म होना शुरू हुआ। तो जब वार्म होना शुरू हुआ, ह्यूमिड क्लाइमेट थोड़ा हुआ, तब प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, जिसको हम लोग लग्जूरियंट ग्रोथ कहते हैं। और वही प्लांट्स जो है बाद में कोयले में कन्वर्ट हुआ। तो कोयला इसके बाद का है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं इसको आप लोग? और क्या क्या है मतलब ये इसको
एज अ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एज अ साइंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट साइट है? जो लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं या फिर जो इतिहास है पूरा फॉर्मेशन का, रॉक फॉर्मेशन का, उसको देख रहे हैं, इसीलिए इसको प्रिजर्व करने की क्या है कुछ ऐसा? देखिए जियोलॉजी में जो भी कुछ आप सर्च करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके लिए जो पास्ट क्लाइमेट्स है वो बड़ा मायने रखता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोल्ड क्लाइमेट था, तो कोल्ड क्लाइमेट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स रहा होगा। इसके बाद मैंने बताया कि धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा गर्म हुआ, मॉइस्चर भी आया, तब प्लांट के लिए वो अच्छा हुआ। तो इस तरह से हर तरह के, जैसे मेरीन क्लाइमेट है तो उसमें किस तरह के जीव जंतु होंगे, है ना, वो सब होता है। पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में ये सब फ़ायदा करता है। अभी जैसे कोयले की हम लोग खोज करेंगे, तो कोयले की खोज करने के लिए खास तरह के पत्थर को हम लोग ढूंढेंगे कि उस एज का पत्थर होना चाहिए, उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ये जो ग्लेशियल डिपॉजिट है, इसमें कोई ऐसा इकोनॉमिक मिनरल तो नहीं मिलता है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है जियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, आम आदमी के लिए भी ये जानना कि बहुत पहले 350 मिलियन साल पहले हजारीबाग के पास ग्लेशियर का अस्तित्व था, जिसका अवशेष आज भी मिलता है। ये और जो इसीलिए हजारीबाग और के पास इसीलिए है, हाँ, हाँ, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ध्यान दिया है और इस साइट को प्रिजर्व किया है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को किया है। और इसमें हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने भी इसको प्रिजर्व करने के लिए। ये में एक बार यहाँ पे चेक डैम बनने वाला था। हाँ, उसी के समय हम लोग आए थे, जो कॉन्फ्रेंस आपको बताया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ। तो फील्ड विजिट के लिए साइट हम लोग को मिला था। हाँ। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने देखा कि एक फील्ड चेक डैम बन रहा है। हाँ। चेक डैम बनने से क्या होता है कि जो भी एक्सपोजर था वो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, और उस समय के डीसी साहब बहुत समझदार, बहुत अच्छे समझे इसके इम्पोर्टेंस। कौन थे डीसी उस टाइम? वो रविशंकर शुक्ला साहब थे। अच्छा। तो रविशंकर शुक्ला साहब को हमने बताया, हम लोगों ने बताया कि वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, नॉट ओनली नेशनल। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत जो है सो, जो पीएचडी शायद करा रहा था काम, हाँ। तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि अभी उसको इमीडिएट स्टॉप कीजिए तो अगर और साइट को फर्दर साइट को सेलेक्ट कीजिए। हाँ। तो फिर हम लोग और अप स्ट्रीम में बोले कि आप ले जाइए, उधर पानी जमा होगा तो इधर हमारा डूबेगा नहीं। तो शायद हमको लगता है शिफ्ट हो गया है। तो अगर वो रहता तो फिर यहाँ पे नहीं देख पाते? नहीं देख पाते, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये जो हिस्ट्री था 350 मिलियन का, वो हाँ, खत्म हो जाता, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम लोगों ने सेव किया। हाँ। बड़ी खुशी होती है कि कम से कम। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो वाटर सप्लाई के लिए था। यहाँ जरवा गांव है, अच्छा। और वो सांसद महोदय जयंत सिन्हा जी उसको गोद लिए थे। अच्छा। हाँ। हाँ। तो वो प्रोजेक्ट उनके लिए भी बहुत था, लेकिन उन्होंने भी हाँ। इसकी सहमति दी, वो शिफ्ट हुआ फिर उधर, अच्छा। तो ये बच गया। बिल्कुल। तो देख सकते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट को बचाने के लिए, ग्लेशियर डिपॉजिट को बचाने के लिए यहाँ पे इन लोगों का भी योगदान रहा है। और सच में इतना बड़ा हेरिटेज हम लोग जो देख के आए हैं, इसको प्रिजर्व करना तो सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 350 मिलियन साल का इतिहास, और वो हज़ारीबाग में है। और इंडिया बहुत कम ही जगह पे ऐसा डिपॉजिट मिलता है, तो ये एक यूनिक जगह है। ग्लेशियर डिपॉजिट है जो 350 मिलियन साल पुराना डिपॉजिट है, और यही इस जगह का यूनिक स्ट्रक्चर है। और इसको देखने के लिए आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा इतिहास को टटोल सकते हैं। हज़ारीबाग में सिर्फ यही जगह पे है कि और भी कहीं जगह पे है? नहीं, इसी जगह बढ़िया एक्सपोज है, और कहीं पर अभी तक तो ऐसे खोज नहीं हुई है। हाँ। इसी जो ये दूधी रिवर कहलाता है, दूधी रिवर के बेड में ही ये मिलता है अभी। अच्छा, ये हम लोग जहाँ खड़े हैं ये दूधी रिवर दूधी कहलाता रिवर कहलाता है। है, और ये चरही के एरिया में। हाँ हाँ, चरही के एरिया में। और पूरे झारखंड में कहीं पे? झारखंड में और कहीं रिपोर्टेड नहीं है, यही है। आपको बताया मैंने कि मध्य प्रदेश में एक है, वहाँ पर है उमरिया। फिर जम्मू कश्मीर में एक आध जगह है, हिमाचल प्रदेश में एक आध जगह है। यही 2-3 जगहों पे ये मिलता है। तो मतलब पहले यहाँ बर्फ़ रहा होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बर्फीला एरिया हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, बर्फ था ही था। तो फिर क्या कारण है कि अभी नहीं है? जैसे हिमालय में, नेपाल में, हर जगह पे अभी भी है बर्फ़, तो यहाँ पे क्या कारण रहा? ये ग्लोबल फिनोमिनन है। हाँ। ये ग्लोबल फिनोमिनन, इसमें कहीं कोई उस समय आदमी कहाँ था? हाँ। 350 मिलियन साल पहले तो आदमी था नहीं। तो ये ग्लोबल फिनोमिनन है। वो जैसे कोई भी क्लाइमेट है ना, वो रिपीट भी हो सकता है। अच्छा। जैसे ग्लेशियल क्लाइमेट हमने आपको बताया कि कार्बोनिफेरस के पीरियड में 350 सवा 300 साल पहले था। अभी प्लिस्टोसीन ग्लेशिएशन कहलाता है। अच्छा। प्लिस्टोसीन सबसे रिसेंट ग्लेशिएशन है, 1 मिलियन साल पहले का ही है। तो अभी भी प्लिस्टोसीन ग्लेशिएशन का जो डिपॉजिट है वो मिलता है। तो रिपीट होता है कोई लेकिन ये क्लाइमेट। सबसे पुराना मिला है? सबसे पुराना ग्लेशियल डिपॉजिट ये सबसे पुराना, glacial सबसे। deposit मिला है।
और जैसा मैंने आपको बताया था, ये कहलाता है बोल्डर बेड, ठीक है। तालचीर बोल्डर बेड। तालचीर टर्म एक्चुअली ये जो इस तरह का है वो स्टडी हुआ था तालचीर में, उड़ीसा में, और वहाँ बेस्ट स्टडीड था। ये चीज़ भले नहीं था, लेकिन तालचीर फॉर्मेशन के जो रॉक्स थे वही उड़ीसा के तालचीर जगह पे मिलता था। बोल्डर बेड में किस तरह के रॉक्स होते बोल्डर हैं? बेड में क्या होता है कि हेटेरोजीनियस, मतलब कि बहुत बड़े बोल्डर, जिसको कभी कभी हम लोग ड्रॉप स्टोन कहते हैं। जैसे आप देखें, ये ड्रॉप स्टोन कहलाता है। पत्थर, ये पत्थर ग्लेशियर के में पकड़ाया हुआ था। अब यहाँ पर आते आते मान लीजिए कि टेम्परेचर उसको ऐसा मिला, ड्रॉप, वो मतलब मेल्ट कर गया, यहीं पर ड्रॉप हो गया। अच्छा। तो इसके साथ देखिए छोटे छोटे कण भी ये भी ड्रॉप हुए हैं। तो बहुत बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं उसको ड्रॉप स्टोन कहते हैं, और इन जनरल ये बोल्डर बेड कहलाता है। अच्छा। तो इसमें एक चीज़, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि साइज़ की भिन्नता, हाँ। बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, क्ले साइज़ के पार्टिकल वो मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें ध्यान देंगे कि ज़्यादा राउंडेड कुछ नहीं है। देखिए ये भी है, उतना राउंडेड नहीं है, ये भी है, एंगुलर है। देखना ये इस तरह से लंबा जैसा है। रिव्यूहर के साथ क्या होता है, चूँकि रोलिंग होता है, हाँ। तो रोलिंग होने से क्या होता है कि राउंड होता है। आप देखेंगे रिवर बेड में कोई भी उठा के रखे तो आपको राउंडेड मिलेगा जनरली, और इसमें वैसा नहीं है। अब भी कोई भी किसी को ध्यान दीजिए, ये देखिए लंबा जैसा है, ये ऐसा है, एंगुलर है। तो एक ये हो गया। दूसरा एविडेंस तो ये हो गया कि एंगुलरिटी ग्रेन्स का होता है। अच्छा। तीसरी चीज़ इसमें ये होगी कि चूँकि ये बर्फ़ के साथ पकड़ाया हुआ था और बर्फ़ के साथ ही मूव कर रहा था। बहुत स्लो मूव करता है ग्लेशियर, लेकिन उसके साथ मूव कर रहा था। तो हो सकता है कि ये सब जो पेबल्स हैं, इसको हम लोग नीचे से उखाड़ के अगर देखें तो पॉसिबल है कि कुछ एस्ट्रिएशंस मिलेगा। अच्छा। एस्ट्रिएशंस का मतलब रगड़ का जो निशान होता है ना, वो मिलेगा। तो वो सभी एविडेंसेस हैं इसके। ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, थोड़ा ये ग्रीनिश कलर का, ये शेल है। अच्छा। और ये तालचीर शेल का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रीनिश कलर। दूसरे जगह देखेंगे तो ग्रीनिश नहीं मिलेगा। इसको हम लोग निडल सेल भी कहते हैं। देखिए ये जो है, ये एक जगह से मैंने उठा के लाया, जस्ट यहीं पर आसपास का ही था। ये निडल सेल है, निडल की तरह ये टूटता है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तालचीर का। तो तालचीर में आपको बोल्डर बेड मिल गया, शेल मिल गया, और सैंडस्टोन भी है। ये देखें आप, ऊपर में सैंडस्टोन है। ये सब सैंडस्टोन के पैचेस हैं। तो ये है, इतना महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल। तो हम लोग देखिए ऐसे स्थल में हैं जहाँ पे ग्लेशियर का सबसे पुराना डिपॉजिट जो है वो देखने को मिल रहा है। और तो ये ढूंढा किसने यहाँ? नहीं, रिपोर्टेड तो था ही, रिपोर्टेड था, जीएसआई ने इसको रिपोर्ट किया था। लेकिन इसका डिटेल्ड स्टडी करने का श्रेय विनोबा भावे विश्वविद्यालय की टीम को जाता है। अच्छा। मैं भी दो क्या 3 टर्म में एचओडी रहा है यहाँ का। तो अक्सर विद्यार्थियों को लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ जो आए हुए हैं डॉक्टर अंशुमन जी, ये भी बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। ये भी यहाँ आते थे जब तब हम लोगों के साथ, और काफ़ी ये साइट इनका भी बहुत फेवरेट रहा है। तो अंशुमन तो मेरे साथ साइंटिस्ट हैं, देखिए मेरे पीछे अंशुमन जी खड़े हुए हैं। आपका क्या रिसर्च रहा है इसमें? आप भी तो अब साइंटिस्ट बन गए हैं। मेरा रिसर्च एक्चुअली सर के अंडर में ही मैंने जियो हाइड्रोकेमिकल एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन स्टडीज़ पे मैंने पीएचडी कर रखा है। मेरा बेसिकली ग्राउंड वाटर पे रिसर्च रहा है। जैसा आपने एक बार मेरा जो PQWTS 500 मशीन से जो मैंने आपको भूजल के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग वाटर डिटेक्ट करते हैं। बाकी ये जियोलॉजिकल साइट तो हम लोग सर से ही सीखे हैं, और सर ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे पाएंगे। मेरा एक्सपर्टीज़ थोड़ा दूसरा रहा है, लेकिन सर से सीखने के लिए मिला है। जितना हम लोग सीखे हैं सर के साथ है। सर तो देख सकते हैं इसके सर के जो स्टूडेंट हैं वो साइंटिस्ट बन गए हैं, और उनके साथ सर आपके पढ़े हुए स्टूडेंट सब साइंटिस्ट बन रहे हैं, और ये सब खोज बहुत जो बड़े कर बड़े रहे हैं। पद पर हैं। बहुत खुशी होती है। शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं है कि उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बहुत शीर्ष स्थान पर पहुंचा हुआ हो। हमारे पढ़ाए हुए बहुत स्टूडेंट पुराने, मैं तो 2 साल हो गया, 2 साल से अधिक ही सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अभी भी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और अच्छा लगता है। अच्छा ये हज़ारीबाग का एक अलग ही मतलब ज्योग्राफी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रॉक्स, जैसा आप बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये एकदम यूनिक चीज़ है। और भी कई जगह है यहाँ पे जो हाँ, और इसमें डिटेल अगर हम लोग कहें तो रिसर्चेज ये भी हुए हैं कि मैरीन इंट्रूजन भी थोड़ा था, मैरीन इनकर्सन कहते हैं। अच्छा। कुछ माइक्रो फॉसिल्स, वो तो दिखाने के पोजीशन में मैं नहीं हूँ, लेकिन इसके स्लाइड बना करके स्टडी किए गए हैं। कुछ मैरीन फॉसिल्स भी मिले हैं। तो ये एक तरह से और इम्पोर्टेंस हो जाता है जियोलॉजी के लिए कि ग्लेशियर था, फिर फ्लूवियो ग्लेशियल भी था,
मतलब जो बर्फ पिघला, और मेरीन था। तो मतलब ग्लेशियल, फ्लूवियो ग्लेशियल और मेरीन तीनों का ये संगम है। कहीं फिर से यहाँ ग्लेशियर नहीं आ जाएगा डिपॉजिट, ऐसा हो सकता नहीं है? कहा जाए लेकिन ये इतना जल्दी ये सब जल्दी होने की नहीं नहीं है। होगा। मानव सभ्यता में तो ये संभव नहीं है। मिलियंस तो हाँ। 1-2 मिलियन तो प्लस माइनस जियोलॉजी में ऐसे ही चलता है। हाँ। प्लस माइनस 2 मिलियन 3 मिलियन तो ऐसे ही चलता है। हाँ। तो अभी मानव सभ्यता पे कुछ होने नहीं जा रहा है। हो सकता है बाद में कुछ हो जाए, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो देखिए हम लोग ऐसे साइट में हैं जहाँ पे एक टाइम में बर्फ ही बर्फ था, ग्लेशियर का डिपॉजिट था, और यहाँ से जैसे ही ख़त्म हुआ ग्लेशियर तो फिर उसका जो आप कह सकते हैं कि कण, उसका जो मतलब छूटा हुआ पार्ट को क्या कहेंगे आप? ये पत्थर है, सेडिमेंट्री रॉक है, स्तरित चट्टानें हैं, है ना। ये ऐसे ये डंप नहीं है, ये डंप नहीं है, लूज नहीं है, ये बिल्कुल पत्थर के फॉर्म में है। हाँ, पत्थर के फॉर्म में, इसीलिए ये बचा हुआ भी है। तो ये यहाँ पर मिल रहा है और इसको बचाने की ज़रूरत है। ये एक देश की बहुत बड़ी धरोहर है। और जो गतिविधियाँ आजकल डेवलपमेंट हो रही हैं, हम लोग को कभी कभी डर लगता है कि ये कहीं इसको बर्बाद नहीं विकास कर में ये दिया सब भी ना उड़ जाए, है ना? तो फिर ये पढ़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। बचेगा नहीं। प्रैक्टिकल जियोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें जीएसआई के जो नए रिक्रूट होते हैं वो लोग भी आते हैं ट्रेनिंग में। अच्छा। वो लोग भी आते हैं। हाँ। तो हम लोग आपको डिटेल में भी दिखा रहे थे इस जगह में, जैसे जैसे इंटरव्यू कर रहे थे और बीच बीच में हम लोग वीडियो दिखा रहे थे, वो इस जगह का है। और इस जगह में ऐसे ऐसे मतलब ऐसा एरिया और भी कई जगह पे हम लोगों को देखने को मिला है, लेकिन वो सिर्फ रिवर का फॉर्मेशन से पत्थर काटा गया है। जैसे चुनरू फॉल हो गया, और बड़का गांव का इसको केव है, वहाँ भी मिला है, लेकिन वो रिवर का फॉर्मेशन से हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे यूनिक इसलिए है क्योंकि ग्लेशियर से जो है उसका डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो अभी तक उसी तरह का इंटैक्ट है जो 350 मिलियन साल पहले हुआ होगा। हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेसर एस.के. सिन्हा सर से, और उन्होंने आज जानकारी दी कि हज़ारीबाग से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर चरही में कौन नदी बता रहे थे? ये दूधी नदी है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा इसके महत्व को, कि 2020 में 2020 में दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो कि बहुत सौभाग्य की बात थी इंडिया के लिए। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये आया था, और उसमें डिफरेंट एरियाज़ के फील्ड विजिट भी होते हैं। और हम लोगों ने प्रपोजल डाला था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने, आईआईटी रुड़की भी हम लोग के साथ इंक्लूडेड था, और जीएसआई भी था। लेकिन मेन हम लोग थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और इस साइट को सेलेक्ट किया गया था। और इसमें 20 डेलीगेट्स, ओनली 20 डेलीगेट्स का यहाँ पर विजिट था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि पेंडेमिक के कारण वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं, इसलिए विदेशी सैलानी जो इंटरेस्टेड थे जियोलॉजी में वो नहीं आ पाए। अब फ्यूचर में होगा कि नहीं आएंगे? हो सकता है, हो सकता है, होता ही रहता है। नेशनल तो बहुत सारा होते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार जो था वो एक बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि पेंडेमिक के कारण बर्बाद हो गया। बिल्कुल। तो हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट साइट पे खड़े हुए हैं।